हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ कॉफ़ी एंड क्लॉजेस, जहाँ पर हम अपनी कॉफ़ी के साथ वेरियस बेयर एक्ट्स के क्लॉजेस डिस्कस करते हैं। आई होप आप अपनी कॉफ़ी एंड बेयर एक्ट अपने साथ में लेकर बैठे हो। तो आज हम लोग IBPS SO के पर्सपेक्टिव से अपना बैंकिंग रेगुलेशन रिवाइज करेंगे। ये सिर्फ रिवाइज है, ये बहुत थॉरो वीडियो नहीं रहेगी। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ प्रीलिम्स के ही डिस्कस करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं तो हम उसकी इन्फोर्समेंट डेट एंड उसके अमेंडमेंट्स कितने हो रखे हैं वो पढ़ते हैं। तो ये हमारा 1949 का एक्ट है, तो ये 16 मार्च 1949 को ये हमारा इन्फोर्स हुआ था। फिर इसका बैंकिंग कंपनीज एक्ट नाम था जब ये 1949 में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। 1966 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें हमारा बैंकिंग कंपनीज एक्ट की जगह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करा, जिसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हटा दिया गया। फिर इसका एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट विच वॉज हैपन इन ईयर 2020, जिसमें हमने अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उसमें इंक्लूड किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द रीसेंट अमेंडमेंट इन 2025 में जो अमेंडमेंट्स हुए उन्होंने 5 बैंक्स के अमेंडमेंट को अमेंड किया था। तो इसका अमेंडमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, जो कि हमारा अगस्त 1 2025 से हमारा अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ था। एक सेकेंड, हाँ। तो फिर क्या कहते हैं, ये हमारा अगस्त 1 2025 में ही हमारा ये अमेंडमेंट हुआ था। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड हमारी रेज हुई है। तो कहाँ तक रेज हुई है? 5 लाख। पहले हमारी क्या थी, सॉरी 2 करोड़। पहले हमारी 5 लाख थी, फिर अब ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड है ये 2 करोड़ हो गई है, ओके। फिर उसके बाद इसका जो टेन्योर है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मैनेजिंग डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो 8 ईयर्स से, पहले हमारा कम था, 8 ईयर्स था, अब हमारा कितना हुआ है, अब हमारा 10 ईयर्स हो गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा दो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और एक और है कि ऑडिट फी ऑटोनॉमी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो डायरेक्टली डिटरमाइन करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर रेम्यूनरेशन टू एक्सट्रैक्ट प्रीमियम ग्लोबल प्रोफेशनल्स। जहाँ पर हमारे MCQ बात आई, तो MCQ में वो आपसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के ये पूछ सकता है कि 5 लाख से कितनी बड़ी है, 2 करोड़ हो गई है, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कितना होकर है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्ट को। सेक्शन 1, ये एप्लीकेबिलिटी कभी कभी पूछ लेता है कि आपसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहाँ कहाँ होता है, तो ये पूरे इंडिया में होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 हमारी बात करता है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी में अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज प्राइमरी बिजनेस, क्या हो सकता है प्राइमरी बिजनेस, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी एग्रीकल्चर से चीज़ होगी उस पर हमारा बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सच सोसाइटी शैल यूज़ द, मतलब फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ होंगी या फिर कुछ भी होंगे तो ये बैंकिंग वर्ड्स हमारा यूज़ नहीं करेंगे। इसका सेक्शन याद रखेंगे, ये सेक्शन 3 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। अब सेक्शन 4 में आपसे यही पूछ लेता है कि किसके पास पावर है इस ऐप को सस्पेंड करने की। RBI के पास है, CG के पास है, या फिर SG के पास है। तो CG के पास जो पावर है वो रिप्रेजेंटेशन करता है RBI पर। CG के पास मेन पावर है कि वो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन का एक्ट सस्पेंड कर सकता है। और वो सस्पेंड कितना टाइम के लिए करेगा? 60 डेज़ के लिए करेगा, और टोटल पीरियड 1 ईयर का। तो ये प्रोमulgation की टाइप की हो गया, जो हमारा ऑडियंस का ऑर्डर होता है। पर वो तो खैर 6 मंथ 6 वीक्स होता है, पर हाँ इसमें भी टाइम पीरियड 60 डेज दे रखा है। एंड क्या कहते हैं, CG करेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें RBI करेगी। ज़्यादातर आप देखेंगे कि हमारा जो डेफिनेशन का सेक्शन है वो सेक्शन 2 में दे रखा होता है, पर यहाँ पर सेक्शन 5 में हमारा डेफिनेशन दे रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5B हमारा बात करता है कि बैंकिंग का मीनिंग क्या है, बैंकिंग किस पर्पस का है। मैंने इसमें LI मैंने ऐसे याद किया है, LI मतलब मेन पर्पस क्या होगा, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और रिपेबल ऑन डिमांड होगा, या विड्रॉएबल बाय चेक होगा, ड्राफ्ट और ऑर्डर, ठीक है। तो मेन पर्पस आपको ये पूरी याद रखने दी है डेफिनेशन की, क्या कहते हैं, क्या होगा, एक्सेप्टिंग फॉर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और अगर वो रिपेबल ऑन डिमांड होगा, जैसे कि चेक होता है, या विड्रॉल बाय चेक या ड्राफ्ट या ऑर्डर से होगा। बैंकिंग कंपनी हमारा सेम डेफिनेशन है सेक्शन 220। कोई भी हमारी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हो, हमारी कंपनी, सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 220 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कोई भी कंपनी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हो तो उसको हम लोग कंपनी कहते हैं, तो ये बैंकिंग कंपनी होती है। कोऑपरेटिव बैंक क्या कहता है, जो सेंट्रल स्टेट
पहले इसका ये भी याद कर लीजिएगा, 5 CCI कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट, सेंट्रल और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एकोमोडेशन और टू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज। ये आपको याद ही करना है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें बैंकिंग की है, बैंकिंग का प्रीवियस ईयर में आ रखा है कि क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव बैंक का तो फिर भी चलो ठीक है, कौन एक्स्टेब्लिश कर रहा है, सेंट्रल कर रहा है, स्टेट कर रहा है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोऑपरेटिव लैंड या मॉर्गेज बैंक को देना। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, CCIA कि क्या कहते हैं, इसका क्या है, ये सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि इसमें हमारे अमेंडमेंट भी हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मेन इसका टास्क क्या होता है, एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए फाइनेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, सॉरी, रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल एक्ट, ठीक है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी प्रिंसिपल बिजनेस क्या होना चाहिए, उसका बैंकिंग बिजनेस होना चाहिए, और पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होना चाहिए प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी की। CC2A, CC6, CC4 ऐसे करके याद कर लीजिए। अब इम्पॉर्टेंट आता है सबसे पहले सेक्शन 6 सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारा सेक्शन 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या हमारी बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग मतलब क्या कहते हैं, किस किस पे अप्लाई होगा। तो पहले हो गया एग्रीकल्चर लैंड्स पे अप्लाई नहीं होगा, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स पे, एग्रीकल्चर कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर हुज प्राइमरी बिजनेस इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इस पर नहीं होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। सेक्शन 4 हमारी बात करते हैं कि इसको सस्पेंड कौन करेगा। इसमें हमने देखा है सेक्शन 5 में इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्शन 5B जो बैंकिंग की बात करते हैं, सेक्शन 5C22A जो हमारा बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, 11A मतलब 2A, और फिर उसके बाद सेक्शन CC6 जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी की बात करते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होगा, बैंकिंग और 1 लाख रुपीज़। सेक्शन 6 बात करता है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच बैंकिंग कंपनी में एंगेज। क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं जो बैंकिंग कंपनी एंगेज होगी। तो मैंने इसमें रिवीजन करने के लिए अपना करा है कि ब्रतला, एसदामाद, BSCD, ये याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम रखे हैं मैंने, ताकि याद हो जाए। तो बोरोइंग, रेजिंग, ट्रांजेक्टिंग, लैंडिंग एंड एडवांसिंग, फर्स्ट ये है हमारा ब्रतला। क्या क्या, क्योंकि ये पूछ सकता है आपको MCQ में कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या क्या इसमें से है। तो बोरोइंग हो गया, रेजिंग हो गया, फिर उसके बाद ट्रांजेक्टिंग हो गया, एंड लैंडिंग हो गया, एडवांसिंग हो गया। फिर एसदामाद में क्या होता है, एसदामाद में सिक्योरिटी, डिमांड, ड्राइंग, मेकिंग, एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग। क्या क्या करेगा ये, बाइंग, सेलिंग, कलेक्शन एंड डीलिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेक्शन 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फॉर्म्स ऑफ बैंकिंग होगी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होंगे जो बैंकिंग कवर करेगा। एक्टिंग, ये कोई एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्ट करता है एंड कैरी, कोई भी ट्रांजेक्शन कैरी करेगा फॉर गारंटी एंड इंडेमनिटी बिजनेस एंड अंडरटेकिंग फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा सेक्शन 6 फॉर्म्स ऑफ बैंक बिजनेस विच अब बैंकिंग में कवर्स एंगेज। तो इसमें आपने देख लिया, मैंने बताया ब्रतला, बैंकिंग, पहले नहीं, बोरोइंग, फिर उसके बाद रेजिंग, लेंडिंग, ट्रांजेक्टिंग, एडवांसिंग। SDMAD वर्स क्या होगा इसमें, सेलिंग, डिपॉजिटिंग, ड्राइंग, मेकिंग, कलेक्ट, एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग। एंड BSCD बाइंग, सेलिंग एंड कलेक्शन एंड डिमांडिंग। क्या क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंट बनेगा। एंड कौन कौन से बिजनेस में होगा, एवरी काइंड ऑफ बिजनेस विच वॉज ट्रांजेक्टिंग, गारंटी एंड इंडेमनिटी बिजनेस, ठीक है, अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट, ये सारे बिजनेसेस है। इसको ये MCQ में ऐसे ही पूछता है कि ये सारे कौन से बिजनेसेस है। सेक्शन 6 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 तो डेफिनेशन का है ही। सेक्शन 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एप्लीकेबिलिटी बताने के लिए। सेक्शन 4 में बस इतना ही पूछता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं, सस्पेंड करेगी, ठीक है। वो भी नहीं पूछा कभी आज तक कि टाइमलाइन क्या है, कि 60 डेज के लिए कर सकती है एंड ऑल। फिर उसके बाद सेक्शन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज़ ऑफ वर्ड बैंकर, बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनीज। कौन यूज़ कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी यूज़ कर सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं कर सकती, वही कंपनी कर सकती है जो कि बैंकिंग के उसमें बिजनेस में इंडल्ज हो। सेक्शन 8 प्रोहिबिटिंग ऑफ ट्रेडिंग, नो बैंकिंग कंपनी शैल डील एनी विद बाइंग एंड सेलिंग एंड बैटरिंग ऑफ गुड्स।
देखो सेक्शन 8 हमारा प्रोहिबिशन देता है कि जो बैंकिंग कंपनी है वो बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन गुड्स में हमारा डील नहीं करेगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन 2 है, रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी और एंगेजिंग इन ट्रेड इन कनेक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सेक्शन 8 ये हमारा कहता है। सेक्शन 9 हमारा क्या बात करता है? डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट्स, एनपीए, नॉन बैंकिंग असेट, सॉरी, कि हाँ अगर अगर बैंकिंग कंपनीज के पास कोई भी बैंकिंग असेट्स होगी तो उसको डिस्पोज करेगा एज सून एज पॉसिबल। पहले तो वो कोई भी अपने पोजीशन में मूवेबल प्रॉपर्टी रखेगा ही नहीं। सेक्शन 9 हमारा बात करता है कि वो कोई भी अपने पोजीशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी रखेगा ही नहीं, और अगर रखेगा तो 7 साल से ज़्यादा उसके पास नहीं हो सकती है एट द या तो एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या डेट कहाँ से कैलकुलेट होगी, एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, और ये जो है एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक और। ठीक है, ये हमारी टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैंने आपको बताया, उसमें सबसे पहला इसकी डेट इंपॉर्टेंट है कि 16 मार्च 1949 को ये इन्फोर्स हुआ था। फिर अमेंडमेंट 1949 में इन्फोर्स हुआ था। 1966 में अमेंडमेंट हुए कि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी से हटा दिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये सेकंड हो गया। फिर उसके बाद थर्ड हो गया कि सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है जिसमें हमारा क्या कहता है 5 लाख से इसका जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 5 लाख से हमारा 2 करोड़ हो गया है। 5 लाख ही था ना, आई डोंट नो, 5 लाख ही होगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की जो टेन्योर है वो 8 से 10 हो गया है। 5 लाख से हाँ 2 करोड़ हुआ है, मैनेजिंग 8 से 10 हुआ है। ठीक है, ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो भी है। फिर उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है सेक्शन 3 हो गया हमारा कि एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पे नहीं एप्लीकेबल होगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वॉज एंगेजेज इन बिजनेस इन एग्रीकल्चर उसमें हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 3 हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन 4 हमारा इसकी क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको सस्पेंड कर सकती है। सेक्शन 5 हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होता है जिसमें हमारा सेक्शन 5 भी दैट बैंकिंग शुड बी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ and should deal with the promissory notes, bills of exchange and all other checks, all other instruments which was payable, repayable by demand or withdrawable by check, draft and orders. Lending and investment which is repayable by demand and withdrawable by check and or draft and orders. सॉरी आप पहले का भूल जाइए। बैंकिंग हमारा है that any company which was the purpose of lending and investment and repayable on demand and check and order, banking company सेक्शन 220 ओके। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो गया। सेक्शन 6 हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो गया। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7 वॉज यूज ऑफ द वर्ड ऑफ बैंकर्स बैंकिंग प्रोहिबिटिंग ट्रेड, पर इसमें ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज से डील नहीं करेगा, बट दो एक्सेप्शन है हमारा, रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एनी डीलिंग्स विद द करेक्शन ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। और सेक्शन 9 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 9 डिस्पोजल ऑफ एनी गुड्स नॉन बैंकिंग असेट। सेक्शन 11 हमारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर रिजर्व। तो जो भी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया है उसका पेड अप कैपिटल कितना होगा, 15 लाख रुपीज़ होगा। प्लेस ऑफ बिजनेस अगर वो उसका सिटी अगर कैलकुटा और बॉम्बे होगा तो 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 15:20 का रेशियो अगर वो आउटसाइड कोऑपरेटिव होगा। बैंकिंग रिजर्व जो कैश एंड सिक्योरिटीज़ कितना होगा, 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड PLN अकाउंट में वो रख सकता है। इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया तो इसमें डबल हो जाएगा, 5 होगा या 10 लाख रुपीज़ होगा अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा मोर देन 1 स्टेट के केस में। ठीक है, अगर बिजनेस इन 1 स्टेट होगा तो बताइए मिनिमम पेड अप कैपिटल का है ना, तो अगर 1 स्टेट में है तो 1 लाख, और प्लेस ऑफ बिजनेस जितना होगा 10,000 पर बढ़ता रहेगा स्टेट में, और अगर वो प्लेस ऑफ बिजनेस उसका जहाँ पर होगा वहाँ पर 25,000 लगेगा। मैक्सिमम लिमिट 5 लाख जाएगी। 1 प्लेस बिजनेस 50,000 रुपीज़। न्यू बैंक फर्स्ट टाइम स्टार्टअप कंपनी अगर कर रही है बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1962 से तो पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर न्यू बैंक अपना स्टार्टअप कंपनी कर रही है तो उसको कितना कैश रिजर्व रखना है, कैश मतलब कितना वो रखना है, तो 5 लाख रुपीज़ मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो नहीं सॉरी, कैपिटल एंड रिजर्व। ओके, 5 लाख रुपीज़, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट्स बना लिए थे बट मैंने रिवाइज नहीं किए थे तो थोड़ा वो है।
तो आप लोग के साथ ही याद कर रही हूँ मैं भी। फिर उसके बाद पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़। ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस इन वन स्टेट, अगर सारे प्लेस ऑफ बिजनेस वन स्टेट में होगा तो बॉम्बे, कैलकुटा और इनमें 25 रुपीज़, 5 लाख प्लस 25,000, ठीक है। टोटल पेड अप कैपिटल 10 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर न्यू बैंकिंग कंपनी कोई बन रही है, बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1962 में अगर न्यू बैंकिंग बन रही है बैंकिंग, तो पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होगा, ठीक है। सेक्शन 11 तक पहुंच गए हम लोग। तो एक बार दोबारा से सेक्शंस रिवाइज कर लेते हैं, सॉरी, पर आपको बार बार रिवीजन चाहिए ही होगा इस सब्जेक्ट्स के लिए। सेक्शन 3 हमारा बात करता है कि हमारा क्या कहते हैं कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा बैंकिंग बिजनेस। सेक्शन 4 हमारा बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर सकती है विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरबीआई। सेक्शन 5 हमारा डेफिनेशंस की बात करता है कि जिसमें 5B दैट बैंकिंग शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड फॉर विच कैन बी विड्रॉएबल बाय चेक और ड्राफ्ट और डिमांड, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी विच है CC4 C2 4 की बात करता है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका 1 लाख मिनिमम वो चाहिए। CC2A कोऑपरेटिव सोसाइटी CC2A सी मैंने आपको बोला था ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है। फिर सेक्शन जब हो गया हमारा सेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 6 हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करता है, बताता है। सेक्शन 7 हमारा बैंकर्स बैंकिंग कंपनीज कैसे रखना है वो उसकी बात बताता है। सेक्शन 8 हमारा प्रोहिबिटिंग ऑफ ट्रेडिंग की बात बताता है। सेक्शन 9 हमारा किसकी बात बताता है कि हमारा नॉन बैंकिंग असेट्स की बात बताता है। CC2 है कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखा। CC4 हमारा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11 तक हो गया था हमारा। इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में 15-20, ठीक है। इंडिया में हमारा 10 और 20 एंड 10,000 फॉर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, 25,000 इन प्लेस ऑफ बिजनेस और मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपीज़। अगर न्यू एस्टेब्लिश हुई है बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में 1962 तो 5 लाख रुपीज़। सेक्शन 12 हमारा रेगुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो इसका एक रेशियो है। पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एक रेशियो है 4:2:1 ASP। ऑथराइज कैपिटल जो होगी वो इससे डबल होगी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल होगी वो पेड कैपिटल से डबल होगी। ASP से याद रखिएगा, ऑथराइज कैपिटल जो होगी वो सब्सक्राइब कैपिटल से डबल होगी, सब्सक्राइब कैपिटल जो होगी वो पेड अप कैपिटल से डबल होगी, और ऑथराइज कैपिटल 4 गुना ज़्यादा होगी पेड अप कैपिटल से। सेक्शन 17 रिजर्व फंड कितना करना चाहिए अगर वो कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे वो अपना फंड कितना रिजर्व करेगी, 20% ऑफ द बैलेंस ऑफ ईच ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट, बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। कैश रिजर्व, रिजर्व फंड हो गया कैश रिजर्व। एवरी बैंकिंग कंपनी नॉट बीइंग शेड्यूल बैंक, यहाँ पर शेड्यूल बैंक को एक्सक्लूड इसलिए कर रखा है क्योंकि वो सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट के थ्रू डील होता है ये वाला शेड्यूल बैंक हमारा, ठीक है। सारी बैंकिंग कंपनी जितनी भी है डेली बेसिस पे कैश रिजर्व रखेंगी, बाय वे ऑफ करंट अकाउंट रखेगी, बाय वे ऑफ नेट बैलेंस इन करंट अकाउंट रखेगी। टोटल नेट डिमांड, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज NTDDL कब करेगी, देखो 20% का तो रिजर्व फंड रख लिया। अब वो कैश रिजर्व जो रख लिया है वो करंट अकाउंट के थ्रू रखेगी और नेट बैलेंस इन करंट अकाउंट के थ्रू रखेगी। और वो कब देगी, वो जो टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होगा वो देगी, क्या कहते हैं, ऑन लास्ट फ्राइडे ऑन सेकंड प्रीसीडिंग फोर्थ नाइट। ये बिल्कुल एकदम यहाँ से एकदम आ जाता है, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन में पूछ लेता है। ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रोसीडिंग फोर्थ नाइट एज द RBI फ्रॉम सैटरडे एंड सेकंड ऑफ द फॉलोइंग फ्राइडे, ठीक है। 21A जो हमारा बात करता है रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंकिंग कंपनीज नॉट बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी इन एनी बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्या कहते हैं रेट जो भी चार्ज होगा वो कोई भी क्या कहते हैं नहीं उसको कर सकता। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट हो गया सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 11 हमारा बैंकिंग रेट्स के बारे में बताता है। सेक्शन 12 हमारा रेगुलेशन पेड अप कैपिटल, 12, 17, 18 हमारा किसके बारे में बताता है, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फंड के बारे में। 21A की ये भी कोई भी बैंक रेट्स इसका चैलेंज नहीं कर सकता। सेक्शन 25 हमारा बात करता है असेट्स इन इंडिया एंड बैंकिंग कंपनी एट द क्लोज बिजनेस लास्ट फ्राइडे एवरी क्वार्टर। तो ये क्लोज कब करेगी, लास्ट फ्राइडे एवरी क्वार्टर के क्लोज करेगी। फ्राइडे पब्लिक हॉलीडे होती है और ऑन प्रीसीडिंग डे वर्किंग डे करेगी, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए जब भी वो क्लोज करेगी अपना बिजनेस, 75% ऑफ नेट टाइम
लाइबिलिटीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके फिर सेक्शन 25 आपको बताता है कि अपना क्लोज बिजनेस करेगी एवरी फ्राइडे नाइट को ऑफ लास्ट क्वार्टर, ठीक है। फ्राइडे को लास्ट क्वार्टर पे अपना बिजनेस क्लोज करेगी, ठीक है। पर अगर फ्राइडे को छुट्टी हुई, पब्लिक हॉलीडे हुआ, तो वो नेक्स्ट प्रीसीडिंग वर्किंग डे रखेगी। और ये कितना होना चाहिए जो ये क्लोज कर रही होगी, वो अमाउंट 75% ऑफ द नेट टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। एवरी बैंकिंग कंपनी विद इन 1 month फ्रॉम एंड ऑफ एवरी क्वार्टर सबमिट टू रिजर्व बैंक टू रिटर्न एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 25, तो चलो 75% आप इसमें याद रखिएगा कि नेट टाइम लाइबिलिटीज होनी चाहिए बिजनेस को बंद करने से पहले एवरी फ्राइडे, बस इतना आप याद कर लीजिएगा 25 में, ठीक है। अब 26 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर अनक्लेम डिपॉजिट्स है उनका क्या होता है। अनक्लेम डिपॉजिट सबसे पहले कितने साल के होंगे, अगर 10 साल से वो अनक्लेम्ड है तो वो अनक्लेम डिपॉजिट्स यहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। तो ये अनक्लेम डिपॉजिट 10 ईयर्स के, इसमें वो क्या कहते हैं कब सबमिट करेगा, तो 30 डेज में अपने क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। मैंने आपको बताया देखो क्या होगा, एवरी फ्राइडे मतलब क्वार्टर के लास्ट फ्राइडे नाइट में ये अपना बिजनेस क्लोज करेगा, जिसकी 75% ऑफ नेट टाइम एंड लाइबिलिटीज होना चाहिए अंडर सेक्शन 25। 26 में वो जो भी अनक्लेम डिपॉजिट होगा देखेगा कि 10 साल से वो अनक्लेम्ड है, तो 30 डेज से जिस रात को जिस फ्राइडे को उसने अपना बिजनेस क्लोज कर रहा होगा, उस 30 दिन से वो सबमिट करेगा, ये रिटर्न करेगा ये अनक्लेम डिपॉजिट्स। अभी अनक्लेम डिपॉजिट्स कहाँ रिटर्न करेगा, तो ये हमारा सेक्शन 26A में ये हमारा अमेंडमेंट के थ्रू आया है कि ये हमारा करेगा जो IEPF नहीं है, एजुकेशन अवेयरनेस फंड, डिपॉजिटर ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस, सॉरी IEPF नहीं, सॉरी वो तो हमारा कंपनी लॉ में है, ये डेफ में करेगा। डेफ है हमारा डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, ठीक है। तो ये इसमें सबमिट करेगा 10 ईयर्स का। IEPF जो हमारा सेक्शन 125 है, तो वहाँ पर अनक्लेम जो है, जो पेडअप जो शेयर्स है अनक्लेम शेयर्स को, वो 7 ईयर्स के है, ठीक है। 26 से हो गया, 25 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 26 26 से। अब विद इन 3 मंथ्स ये क्या है डिपॉजिट, ठीक है 10 ईयर्स का होगा, नॉट बिन डिपॉजिट अनटिल 10 ईयर्स, डेफ में होगा विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से देखो है, और वो विद इन 3 मंथ्स का वो होगा, ठीक है। तो अब इसमें टाइमलाइन आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। सेक्शन 25 में हम आए हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें क्या है, हम फ्राइडे को क्वार्टरली लास्ट जब भी होगा लास्ट फ्राइडे को हम लोग बिजनेस बंद कर रहे हैं, जो हमारा 75% ऑफ नेट टाइम एंड लाइबिलिटीज़ है। अब हम लोग सेक्शन 26 में जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अरे हमारे पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं जो कि 10 साल से पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें अनक्लेम डिपॉजिट पड़े मिले, तो वो 10 साल से पड़े हुए, तो हम 30 डेज़ के अंदर उसको जब हमने क्लोजिंग किया तो उसको वहाँ पर सबमिट करेंगे डेफ में, डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड में। और अगर क्या कहते हैं वो 10 साल से है, तो 3 साल के अंदर अंदर उस डिपॉजिट अवेयरनेस फंड में हमें ट्रांसफ़र करना ही है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारी टाइमलाइन है। सेक्शन 35A पावर ऑफ द रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शन। तो ये क्या क्या डायरेक्शन दे रख सकता है, ये बस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35A सेक्शन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि पावर ऑफ द सेक्शन 35A क्या दे रखा है कि पावर ऑफ द गिव डायरेक्शन, तो पब्लिक इंटरेस्ट में दे सकता है, इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी में दे सकता है। बैंकिंग कंपनी अगर कोई भी डिट्रीमेंटल इंटरेस्ट या प्रोजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग में काम करे तो उसको दे सकता है, और मैनेजमेंट उसको सिक्योर करने के लिए दे सकता है, ये ombudsman स्कीम की तरह है। अब सेक्शन 36B जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 35A तो है ही, 36B भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बोलता है कि क्या कहते हैं हाई कोर्ट्स क्या है। हाई कोर्ट्स जिस भी ऑफिस का रजिस्टर्ड ऑफिस के जुरिडिक्शन में बैंक सिचुएटेड होगा वहीं का ही हाई कोर्ट माना जाएगा, ठीक है, बैंक में। और अगर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो जहाँ पर भी वो बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस जहाँ भी अपना जो कैरी कर रहा होगा वहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस है नहीं कि रिजर्व बैंक टू बी ऑफिशियल, ये हमारा सिर्फ सेक्शन नंबर पूछ लेता है। सेक्शन 39 क्या है, रिजर्व बैंक टू बी ऑफिशियल लिक्विडेटर। सेक्शन 44A प्रोसीजर ऑफ एमलगेशन इन बैंकिंग कंपनी, थोड़ा इजी सा थोड़ा हार्ड सा प्रोसीजर है, ये आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 45 अभी प्रीलिम्स के लिए तो मत ही पढ़िएगा, हम लोग मेंस में देखेंगे ये। सेक्शन 45 पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अप्लाई सेंट्रल बैंक फॉर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस बाय बैंकिंग कंपनी टू प्रिपेयर स्कीम फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड एमलगेशन। तो यहाँ पर ये रिजर्व बैंक को अप्लाई करते हैं जब भी कोई सेक्शन 45 में अगर एमलगेशन या रिकन्स्ट्रक्शन के लिए कंपनी को अप्लाई करना है। सेक्शन 45ZA नॉमिनेशन फॉर पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर मनी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 49A रेस्ट्रिक्शन और एक्सेप्टेंस डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक नो अदर देन अ बैंकिंग कंपनी।
रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट ऑफ मनी। देखो इसमें है कि कोई भी हमारा जो 49A में बात करता है कि कोई भी हमारा क्या कहते हैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसको कोई भी मतलब कोई भी डिपॉजिट ऐवी एक्सेप्ट नहीं करेगा अदर देन रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा कोई भी हमारा पब्लिक डिपॉजिट मनी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो है ये सेविंग बैंक स्कीम में अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 56 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 56 हमारा बताता है, मैंने आपको बताया था 1966 में हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंक्लूडेड था, तो इसको बैंकिंग कंपनीज एक्ट बोल दिया था, पर 1966 में हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। सेक्शन 56 बात करता है कि हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे भी एप्लीकेबल है, पर सर्टेन मॉडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद ये एप्लीकेबिलिटी भी है। सेक्शन 34A, द कंपनी विल बी अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग रेगुलेशन है। हाँ, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि बैंकिंग रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट पे ओवरराइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अब इसमें लिख रखा है बैंकिंग रेगुलेशंस हैव नॉट विथस्टैंडिंग इफेक्ट ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो नॉट विथस्टैंडिंग तो हमारा ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करता है, सेविंग क्लॉज हमारा नथिंग होता है। ठीक है, तो इसमें बैंकिंग रेगुलेशन जो है वो ओवरराइड करेगा हमारा कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को। मैंने आपको बता दी 2025 की क्या क्या है, 5 लाख टू 2 करोड़ और 8 to 10। ठीक है, ये हमारा पूरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का रिवीजन हो गया। अब हमें इसके एक बार इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपको एक बार और बता देती हूँ। सेक्शन 3 हमारा एप्लीकेबिलिटी, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पे नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं जिसका प्राइमरी बिजनेस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो। सेक्शन 4 CG हमारा क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सस्पेंड कर सकता है। सेक्शन 5B बहुत इंपॉर्टेंट, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट विच वॉज रिपेबल डिमांड और विड्रॉबल बाय चेक। सेक्शन CC2A कोऑपरेटिव सोसाइटीज which was deemed to be come in registered under central act. Primary credit society which was principal business was banking, CC4। ठीक है, सेक्शन 6 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बैंकिंग में एंगेज्ड। सेक्शन 7 बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बैंकिंग ये जो टर्म्स है वो बैंकिंग कंपनीज यूज करेगी। सेक्शन 8 प्रोहिबिटिंग ट्रेडिंग बट एक्सेप्शन क्या है, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड इन कनेक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 9 डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट्स, कितने साल के लिए होगा, 7 साल के लिए, और एक्सटेंड हो सकते हैं 5 साल के लिए। सेक्शन 11 वॉज मिनिमम पेड अप कैपिटल, न्यू कंपनीज के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, बाकी सारे आप देख लीजिए। सेक्शन 11 जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल है। सेक्शन 12 वॉज रेगुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ASP 4:2:1 के रेशियो में। रिजर्व फंड सेक्शन 17 जो कि क्या कहते हैं बात करते हैं हमारा कितना होगा, 20% ऑफ बैलेंस ऑफ ईच ईयर रिजर्व फंड रखेंगे। ठीक है, कैश रिजर्व एवरी बैंक कंपनी किस में रखेगी, करंट अकाउंट ऑफ रिजर्व बैंक से या फिर नेट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट से। कितना कब रखेगी वो, नेट टाइम लायबिलिटीज कब करेगी, लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रोसीडिंग 4th नाइट ऑफ RBI फ्रॉम सैटरडे, मतलब सैटरडे से कैलकुलेट होगा जो भी है। सेक्शन 21A रेट ऑफ इंटरेस्ट को कोई भी बैंक में आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये थोड़ा इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी और वो है। सेक्शन 25 हमारा बात करता है एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस लास्ट फ्राइडे हम अपना जो है क्या कहते हैं बिजनेस क्लोज करेंगे, और उसमें 75% ऑफ नेट टाइम एंड लायबिलिटीज होनी चाहिए, और 1 मंथ बैंकिंग कंपनी 1 मंथ फ्रॉम एवरी क्वार्टर रिजर्व बैंक में असेट्स एंड लायबिलिटी सबमिट करेगी। सेक्शन 26 जो हमारा बात करता है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहाँ और कैसे जाएंगे, वो जाता है हमारा सेक्शन 26A में, डेफ में 10 ईयर्स का होता है, विद इन 30 मंथ्स ऑफ द क्लोजिंग ऑफ सेक्शन 25 में जो क्लोजिंग ऑफ बिजनेस है उससे 30 डेज के अंदर अंदर हमारा वो होगा, और 10 ईयर से 3 ईयर्स की टाइमलाइन दे रखी है। सेक्शन 35A पावर टू गिव डायरेक्शंस टू द बैंक्स वॉज ombudsman स्कीम। सेक्शन 36B हाई कोर्ट जिस भी रजिस्टर्ड ऑफिस में है या बैंकिंग उसमें है। सेक्शन 39 वॉज रिजर्व बैंक टू बी अदर ऑफिशियल लिक्विडेटर। सेक्शन 44A एमलगेशन। सेक्शन 45 में पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अप्लाई फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस को सस्पेंशन एमलगेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए। सेक्शन 45ZA was nomination of payment of depositor money। सेक्शन 49A restriction on acceptance। फिर उसका सेक्शन 56 ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे भी अप्लाई होगा। सेक्शन 34A द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के भी अप्लाई होगा। फिर उसके बाद ये हमारा अमेंडमेंट,
ये हमारा 30 मिनट्स की वीडियो हुई पूरी की पूरी। आप ये एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा और अपना रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं भी जाऊँगी। ओके बाय।